नमस्कार सभी को। मैं संकल्प फाउंडेशन जलगांव से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे फाउंडेशन के बारे में थोड़ी बात कहना चाहूँगा कि हमारा जो फाउंडेशन है संकल्प, ये पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं इन रूरल एरिया एंड आल्सो इन अर्बन एरियाज। हम रूरल एरिया में जो भी है तो रूरल डेवलपमेंट, इसके अलावा वाटर वर्क जो भी है वो करते हैं। इसके अलावा स्कूलों में एजुकेशन, एनवायरनमेंट और हेल्थ एजुकेशन के बारे में हम अलग अलग जगह काम भी करते हैं। हम पिछले 10 सालों से बहुत स्टूडेंट्स तक, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हम ये लेकर चले हैं। एक हमारा जो भी मकसद है, हमारा जो मोटो है हमारे एनजीओ का, हमने महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता है उनसे सीखा है, गो टू विलेजेस। इस मोटो से हम रूरल एरिया में काम करते हैं। और हमारे दूसरे आइडियल है स्वामी विवेकानंद, उनसे हमने सीखा है सर्विस टू ह्यूमन इज अ सर्विस टू गॉड। तो हम इसी तरीके से हमारे एनजीओ में काम करते हैं। मैं आप सभी को हमारे एनजीओ का एक छोटा सा वीडियो क्लिप है वो शेयर करना चाहूंगा। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम गाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार। इन कोरोना also, जब हमारा फिजिकल एक्टिविटी बंद था तो हम सभी लोगों के लिए हमने वेबिनार्स लिए। जो भी रूरल डेवलपमेंट हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फूड प्रोसेसिंग, मिलेट्स फार्मिंग, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर हमने महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके से स्पीकर से उनको इनवाइट किया और ये सारा लोगों तक पहुंचाने की हमने कोशिश की है। अभी हम जिस वेबिनार में अभी जुड़े, संवाद सारथी, तो ये संवाद सारथी वेबिनार सीरीज क्यों शुरू किया गया है, इसकी एक बैकग्राउंड में आपको कहना चाहूंगा। ऑन 15 अगस्त 2022, जब हमारा 75 जो भी इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेशन चल रहा था, तो हमारे एनजीओ के सारे लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस साल से जो भी डिसेबल या स्पेशलाइज पर्सन है उनके लिए वेबिनार सीरीज शुरू करेंगे जिसका नाम होगा संवाद सारथी। संवाद सारथी इसलिए ये वेबिनार सीरीज शुरू किया क्योंकि जो भी स्पेशलाइज पर्सन है उनको बहुत लाइफ में स्ट्रगल रहता है। तो उनका जो भी स्ट्रगल है वो उनसे सीखने के लिए, मतलब उनसे सुनना और उनसे सीखना, फर्स्ट लिसनिंग एंड देन लर्निंग, और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सारा पहुंचाना। क्योंकि जो भी स्पेशलाइज पर्सन रहते हैं उनके लिए तो रोज स्ट्रगल रहता है उनके लाइफ में। जो भी उनका वीक पॉइंट है उसके ऊपर वो कैसे मैनेज करते हैं, अपना लाइफ कैसे बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करके जो भी अच्छे पर्सन है उनसे कंपटीशन करके अपना आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं, और ये सब करके अपना जो भी लाइफ है वो स्ट्रगल वाला लाइफ एक्सेप्ट करके लोगों के साथ मिलजुल के रहना।
ये सारा सुनने के लिए हमने ये वेबिनार सीरीज शुरू किया और मुझे खुशी होगी बताने में कि आज तक हमारे 26 वेबिनार हो चुके हैं और आज 27th वेबिनार में हम आज जुड़ चुके हैं। तो इसका मकसद एक ही है कि लिसनिंग, लर्निंग और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। ऐसे हमारे एनजीओ का छोटा सा काम चल रहा है पिछले 10 सालों से। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए अंजना मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के हमारे वक्ता मृण्मयी मैम इनका परिचय करवा दें। नमस्कार। संकल्प फाउंडेशन आयोजित संवाद सारथी के पुष्प 27 श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वेब संवाद में हमारे साथ जुड़े हैं माननीय मृण्मयी एब्रोल, बेंगलोर से। मैम का संक्षिप्त परिचय। पीआर प्रमुख, अमेजॉन उपकरणों और एलेक्सा। आप 18 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ पेशेवर है। अमेजॉन इंडिया में आप अमेजॉन उपकरणों और एलेक्सा के लिए जनसंपर्क प्रमुख है। इससे पहले आप ओपेरा सॉफ्टवेयर में दक्षिण एशिया के निदेशक के रूप में काम कर चुके हैं। जून 2011 में एक सड़क दुर्घटना में आपको सर्वाइकल रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, जिसके परिणाम स्वरूप क्वाड्रिप्लेजिया हो गया। हालांकि आपने किसी भी तरह से उसे संचारक के रूप में अपने करियर में बढ़ने से नहीं रोका। अब रीढ़ की हड्डी की चोट के साथ हर चुनौतियों का सामना करती आ रही हो। अमेजॉन में आपने भारत में कर्मचारियों के लिए पीडब्ल्यूडी एफिनिटी ग्रुप शुरू किया और अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। एक पैरा एथलेटिक भी हो जो F51 श्रेणी में क्लब थ्रो खेलती हो। आपने चौथी इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक और 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भारत का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी कर रही हो। संघर्ष का अकेलापन जो करता है वही दुनिया को उजाला बांटता है। धन्यवाद। अब मैं अगले सूत्र विशाल सर को सौंपती हूँ। धन्यवाद अंजना मैम। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मृण्मयी मैम को इनवाइट करता हूँ कि वो अपना स्पीच शुरू करें। वेलकम मैम। हाय एवरीवन। मैं अपना स्लाइड स्क्रीन शेयर करती हूँ। या मैम। ओके, सो थैंक यू वेरी मच विशाल, मुझे आज इनवाइट करने के लिए ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। मेरा नाम मृण्मयी अब्रोल है। और जैसे अंजलि ने स्टार्टिंग में बताया, मैं अभी 5 साल से बैंगलोर में रह रही हूँ, पर वैसे मैं नागपुर से हूँ, महाराष्ट्र से। सो मेरा जन्म वही हुआ नागपुर में। फिर बाद में मैं पुणे में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया एंड देन फिर काफी सालों तक मैंने मुंबई में अपना काम किया। सो ग्रोइंग अप मेरा काम पब्लिक रिलेशंस प्रोफेशनल है, तो काफी मुझे ट्रैवल करना पड़ता है। और पर बचपन से मैं काफी आउटडोर पर्सन रही हूँ, एडवेंचर एक्टिव काफी। एंड काफी मैंने माउंटेन्स ट्रैक किया है, मैं कार रैलीज में पार्टिसिपेट करती थी, ट्रैवल करती थी अकेले। ये सब मैं इसलिए बैकग्राउंड बता रही हूँ बिकॉज काफी सालों तक 30 इयर्स तक मैं इंडिपेंडेंटली रही हूँ अपने आप से। मैं अकेले बॉम्बे में वहीं पे अपना करियर बनाया। बट आज मुझे एक डिसेबिलिटी है जो मुझे डिपेंडेंट बनाता है एक मेरी हेल्पर में, जो डेली लिविंग एक्टिविटीज के लिए, एग्जाम्पल बेड में टर्न होना या ड्रेसिंग अप, और इवन बालों की कंघी करना या व्हीलचेयर पे बैठना। तो ये एकदम ऑपोजिट है मेरे जैसे मैं पहले लाइफ जीती थी। सो कुछ सालों पहले, ऑलमोस्ट 10 years बैक, आई हैड एन एक्सीडेंट। जो मैं अपने माँ और पापा के साथ नागपुर से बॉम्बे जा रही थी, तो रोड में हमारा एक एक्सीडेंट हो गया। उसमें मैंने सीट बेल्ट भी पहना था, बट इतना जोर से जर्क आया एक्सीडेंट का कि मेरे नेक को झटका मिला और वहाँ फ्रैक्चर हो गया। सो ये इमेज मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जो मेरा फर्स्ट फीलिंग था हॉस्पिटल में उठी, वैसा मुझे बस एक वेजिटेबल जैसा लगता था कि मैं बस अपनी आंखें
हिला सकती हूँ और कोई बॉडी का पार्ट में हिला नहीं। तो बिल्कुल एक वेजिटेबल जैसा लगता था कि जैसे खेत पे बस पड़े हैं। क्योंकि उस टाइम और कोई बॉडी मूवमेंट नहीं होता, बिकॉज इंजुरी है गर्दन में C5 लेवल पे। इस डिसेबिलिटी को कहते हैं क्वाड्रिप्लीजिया। इससे दोनों हाथ पे भी इम्पैक्ट होते हैं और मेरा पैरालिसिस बिलो शोल्डर्स का है। सो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ब्रेन से लेके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक एक बहुत सारी नर्व्स होती है जो सिग्नल कैरी करती है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चलना है तो ब्रेन सिग्नल देता है पैर को कि एक पैर उठाओ, दूसरा पैर रखो। या अगर आपको फोन उठाना है अपनी उंगलियों से तो ब्रेन सिग्नल देता है उंगलियों को कि उंगलियों को ऐसे और फोन को ग्रिप करो। सो या आपको जूते पहनना होता है तो ब्रेन सिग्नल देता है अपने उंगलियों को कि उंगलियों को ऐसे घुसाना है जूते के अंदर और सो फोर्थ। बट मेरा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो ब्रेन का जो कनेक्शन होता है बाकी के डिफरेंट बॉडी पार्ट से वो कट जाता है, तो इसलिए वो पैरालिसिस जैसा दिखता है। तो मेरा ब्रेन मेरे पैर को सिग्नल नहीं दे सकता कि आपको चलना है या बैठना है। तो इसलिए मीन्स वेरी सिंपल वर्ड्स इसे पैरालिसिस कहते हैं। नाउ ये ऑफ कोर्स एकदम लाइफ चेंजिंग था। मुझे एक्सीडेंट की तो कोई मेमोरी नहीं है, बट जो भी मैंने देखा है अपने कार के एक्सीडेंट का वही यही स्टोरी मैंने देखी है कि कार में मैंने सीट बेल्ट पहना था तो मेरे बर्न्स थे, पर मुझे इंजरी नहीं हुई थी, बस एक जर्क हुआ था। बट इनिशियली तो सब डॉक्टर्स भी यही कहते थे कि जल्दी ठीक हो जाएगा। पर फिर मैं दिल्ली में इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर रिहैबिलिटेशन के लिए, यहाँ मुझे पता चला कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होती है और ये भी पता चला कि ये परमानेंट है। सो ऑफ कोर्स शुरुआत में तो ये काफी शॉकिंग और डिप्रेसिंग था। पर वहाँ इतने सारे लोग थे मेरे जैसे कि मुझे कभी अकेले फील नहीं हुआ। वहां पे मैं ऐसे लोगों को भी मिली जिनको मेरे मुझसे बहुत साल पहले ऐसी इंजरी हुई थी और उन लोग की लाइफ को नॉर्मल जी रहे थे। ये अगले जो फोटोग्राफ ये है वहाँ रिहैब सेंटर के। सो इसमें देख सकते हैं कि पहले पिक्चर में मैंने एक नेक कॉलर पहना है बिकॉज मैं नहीं कर पाती थी। सेकेंड पिक्चर में मैं अपनी थेरेपिस्ट के साथ हूँ जो मुझे एक एक्सरसाइज करवा रही है, उसको कहते हैं बैलेंसिंग। अभी इसमें बैलेंसिंग क्यों होता है इसका मतलब क्योंकि हमें बैठना कैसे बैठना होता है ये सीखना पड़ता है इंजरी लाइक C5 इंजरी के बाद। सो सिर्फ सर हेड और शोल्डर्स के हेल्प से मैं बैठना सीख रही थी। सो अभी तो मैंने हाथ रखे हैं साइड्स में, ये होगा सेंटर वाले फोटो में कि साइड में हाथ रखे हैं, बट एक्चुअली हमें सिर्फ हाथ भी हवा में रखना पड़ता है और सिर्फ हेड और शोल्डर से बैलेंस करना पड़ता है। तो ऐसी सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस रिहैब में मुझे काफी नई नई चीजें मिल पता चली कि कैसे करते हैं। जैसे आज मैं से अपना टूथब्रश नहीं उठा पाती तो मैं अपने दोनों रिस्ट यूज करती हूँ ताकि यहाँ बीच में मैं अपना टूथब्रश पकड़ सकूँ और ब्रश कर सकूँ अपने आप से। तो चीजें करने का तरीका बदल जाता है और यही रिहैब में सिखाया जाता है। तो अभी आई एम वेरी लकी कि मुझे रिहैब में जाने मिला। अभी ये तो एक काफी बड़ा फिजिकल चेंज था तो ये मुझे एक्सेप्ट करने भी काफी टाइम लगा, पर मैंने काफी प्रोफेशनल काउंसलर्स या थेरेपिस्ट जो कहते हैं उनके साथ भी मैंने काम किया है और मेंटर्स जिनको मेरे जैसी इंजरीज है, ताकि मैं अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर सकूं। जैसे कि सिंपल थिंग है, जैसे इनिशियली मुझे सबसे बुरा लगता था कि सुबह के 2-3 घंटे जो होते हैं जो तैयार होने वाले होते हैं उस टाइम कोई और रेडी करता था, तो ये मुझे काफी इरिटेट करता था कि ये कोई और क्यों कर रहा है, मेरे लिए कर सकते। बट बाद में जब मैंने अपने थेरेपिस्ट को बताया कि इससे मुझे प्रॉब्लम, इससे मेरे को बहुत बुरा लगता है कि मेरा सुबह के 2-3 घंटे ही मुझे इतना बुरा दिन शुरू होता है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं थोड़े स्ट्रांग हो जाऊंगी तो मैं बता सकूंगी अपने हेल्पर्स को कि कैसे मेरा ध्यान रखना है आवर। तो मैं ये माइंडसेट मुझे हेल्प किया कि मैं लोगों को बता सकती हूँ
कि कैसा मेरा ध्यान रखना है। तो ये कंट्रोल मेरे कि इसके आगे क्या करना। कभी कभी हमें बस एक्सेप्ट करनी होती है चीजें जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो ऐसी थोड़ा छोटी छोटी बातों से ऑलमोस्ट 2 साल लगे मुझे कंफर्टेबल होने दिस न्यू वे ऑफ लाइफ। कॉन्फिडेंस आने में भी थोड़ा टाइम लगा कि इवन दो 90% ऑफ माई बॉडी इज पैरालाइज्ड, एट द एंड ऑफ द डे मैं अंदर में तो सेम इंसान ही हूँ जो जिसके सेम इच्छा, एम्स, गोल्स हैं। सो थोड़ा टाइम लगा, बट अल्टीमेटली आई गॉट बैक माई कॉन्फिडेंस। इवन अभी मुझे भी कि मैं सैड हो गई हूँ या उदास हो रही हूँ, तो मेरा मोटिवेशन मैं खुद ही हूँ। ज्यादा मतलब मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई और मेरा बोल रहा है। मैं खुद के बारे में तभी अच्छा फील कर सकती हूँ जब मैं अपने बारे में अच्छा सोचती हूँ। सो ये एक मेरा माइंडसेट है कि जो हम तो वही लोग अपने बारे में भी सोचेंगे। सो अगर मैं कंफर्टेबल हूँ अपने बॉडी के साथ, अपने पैरालिसिस के साथ, तो बाकी लोग भी मुझे उसी नजरिए से देखेंगे। अगर मैं कंफर्टेबल हूँ तो लोग भी अनकंफर्टेबल होंगे। जैसे अगर मैं इंटरव्यूज में अनकंफर्टेबल रहूंगी तो लोग मुझे क्यों हायर करेंगे, है ना, ऑफिस में ऐसे सिचुएशंस में। कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, एक्सेप्ट माई सेल्फ, तो ही बाकी लोग भी एक्सेप्ट कर सकेंगे। तो स्लोली एंड स्टेडली मैं काफी चीजें वही जो मैं पहले करती थी इंजुरी के पहले, वो मैं अभी भी करती हूँ। जैसे माय फेवरेट इज ट्रैवलिंग। मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ पे मुझे काफी ट्रैवल करने मिलता है। ये हर इस स्लाइड में जो भी इमेजेस हैं उस हर की कहानी है कि कैसे डिस्पाइट लिमिटेशन हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो मैं चल नहीं सकती तो मैं एक व्हील चेयर यूज करती हूँ, जिससे मुझे फ्रीडम मिलता है कहीं पे भी चले जाओ। अभी मैं इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती हूँ बिकॉज ऑफ अडेप्टेड स्पोर्ट्स। जैसे अंजलि ने बताया मैं क्लब थ्रो खेलती हूँ। सो मैं वो व्हील चेयर पे, जैसे आप जैवलिन या शॉट पुट देखा होगा आपने, वैसे व्हील चेयर स्पोर्ट है कि जो व्हील चेयर पे बैठ के खेलते हैं। सो मैं इवन स्कूबा डाइव कर चुकी हूँ और पैरामोटरिंग कर चुकी हूँ, ऑल बिकॉज ये अडेप्टेड थे। जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे वो काफी इंक्लूसिव थे। इवन मैं ऑफिस भी ज्वाइन कर पाई जस्ट 3 months आफ्टर माई एक्सीडेंट। जिस कंपनी के साथ मैं काम करती थी वो काफी पेशेंट थी। सो इनिशियली मैं कुछ घंटे काम करती, बाद में मैंने हाफ डे किया एंड देन फुल डे, थोड़ा धीरे धीरे टाइम बढ़ाया। सो इस टाइम पे मेरे पेरेंट्स का मेरा सबसे बड़े सपोर्ट थे। इतना आसान नहीं है कि तुम अपना फैमिली में ऐसा कुछ हो गया तो सभी डिस्टर्ब हो जाते हैं, बट और सब लोग के अलग अलग रहते हैं रिलेटिव्स, अनसॉलिसिटेड एडवाइस देते रहते हैं लेकिन ये करना चाहिए वो करना चाहिए। बट उसके अलावा भी हम लोग को क्लियर पता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, ये परमानेंट है, तो ये हमारे बेसिक्स क्लियर है। तो इसके कारण हमको क्लियरली सब हमारा क्या प्लान है आगे होना वो काफी क्लियर है। हम लोग कोई मिसकंसेप्शन में नहीं रहते हैं कि कोई मिरेकल होगा या कुछ होगा। सो दिस हेल्प्स अस टू कीप गोइंग फॉरवर्ड कि इसके बावजूद हम क्या क्या कर सकते हैं। आई थिंक ये माइंडसेट काफी जरूरी था। नेक्स्ट फोटो है ये मेरा ट्रैवल्स के। जैसे मैंने ट्रैवल करना काफी पसंद था, बट इंडिया में आप कहीं भी जाओ, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा कि एक्सेसिबिलिटी एक काफी बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो कहीं जा ही नहीं सकते हैं ना, ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबल होता है, ट्रेन एक्सेट्रा, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो बट इसके काफी व्हील चेयर वाले लोग आपको दिखेंगे नहीं पब्लिक प्लेसेस पे, लाइक मॉल में या ऐसे आम जगहों पे। काफी सोशल स्टिग्मा भी होता है कि देखेंगे क्या बोलेंगे, और ऐसे काफी फीलिंग्स आते हैं। तो इसके लिए तो मैंने अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस शेयर करना चालू किया। तो ये है कुछ फोटोग्राफ्स है जो मैंने इंडिया में ट्रैवल किया है। ताजमहल है, उदयपुर में एक बोट राइड है, और ये लास्ट कूर्ग के वाटरफॉल का। सो काफी कुछ कुछ एफर्ट्स हैं इंडिया में एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने की, बट अगर हम लोग बाहर नहीं घूमेंगे
तो एक चिकन एंड एग सिचुएशन होता है कि अगर लोगों को व्हीलचेयर यूजर नहीं दिखेंगे, कोई डिमांड नहीं करेगा रैम्प्स के लिए, तो लोग भी बोलेंगे भाई हम क्यों रैम्प बनाएं, व्हीलचेयर यूजर तो बाहर। तो इसलिए मैंने अपना ट्रैवल शेयर करना चालू किया, ताकि लोग, मेरे जैसे जो और लोग हैं, वो देख सके कि डिस्टेंस एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, फिर भी हम लोग बाहर घूम सकते हैं। और घूमना चाहिए, जस्ट बिकॉज हम व्हीलचेयर पे, ऐसा नहीं है कि घर पे बैठना जरूरी है। तो ये जो पिक्चर है, इसमें आप देखेंगे, एक फर्स्ट फोटो है, मैं केरला में एक हाउस बोट में व्हीलचेयर के साथ। तो मेरी तो सिर्फ जूते दिख रहे हैं उस फर्स्ट फोटोग्राफ में, क्योंकि आजू बाजू लोग हैं जो मेरी व्हीलचेयर उठा के हाउस बोट के अंदर डाल रहे हैं। दूसरा है अगेन एक रोपवे राइड है जिसके अंदर व्हीलचेयर उठा के डाल रहे हैं। तो काफी बार इंडिया में मैं जानबूझ के अपनी रेगुलर व्हीलचेयर लेके जाती हूँ, ताकि बस उठा के शिफ्ट कर सके, ताकि मैं एटलीस्ट घूम सकूं जहाँ पे गए। सो काफी बार अगर मैं ट्रैवल इधर ऑफिस के लिए है या पर्सनल, 80% ऑफ टाइम मेरा जाता है ये प्लान करने में कि एक्सेसिबल कैसा है एंड सो फोर्थ। बट आई थिंक मेरा ये मेन कहना यही है कि जस्ट बिकॉज एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, हम बाहर जाना बंद तो नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने बाहर जाना। नेक्स्ट ये बस ये कुछ फोटोग्राफ्स है जब मैं इंडिया के बाहर गई थी, तो वहाँ सब जगह ट्रांसपोर्ट इतना आसान है। फर्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे एक बस के अंदर हूँ मैं, जहाँ पे व्हीलचेयर के लिए एक स्पेशल जगह थी। फिर दूसरा फोटोग्राफ सेंटर में एक पार्क है, वहां पे ऐसे क्लियर पाथवेज बने हैं कि जहाँ व्हीलचेयर घूम सकती है। और ये आखिरी पिक्चर है एक एक्सेसिबल टैक्सी का। सो काफी एक्सेसिबिलिटी के देशों में, और इससे तब मोटराइज व्हीलचेयर यूज कर सकते हैं। बट अगर इंडिया में ट्रैवल करती हूँ तो मैं रेगुलर चेयर से ही करती हूँ। अभी काफी बात कहना चाहूंगी मैं स्पोर्ट्स के बारे में। सो हम मतलब भले भी डिसेबिलिटी को लाइक ऑफ कोर्स 11, बट और मैं काफी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी लोगों के साथ मिल चुकी हूँ, बट और टुक मी ऑलमोस्ट 8 years कि कौन से टाइप के स्पोर्ट्स में खेल सकते हो। सो फिर मुझे पता चला क्लब थ्रो खेल सकते हो। सो आप वो पहले फोटोग्राफ देख सकते हैं, वो दीपा वो पहली नहीं थी जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, बट एटलीस्ट वो ऐसी पहली मेडल विनर थी जिन्होंने अपने अटेंशन की तरफ खींचा। सो ऑफ कोर्स आई हैव अ प्रिविलेज कि मैं एक बड़े शहर में रहती हूँ, बैंगलोर जैसे, जहाँ पे इंटरनेट है और मुझमें कॉन्फिडेंस है कि इंफॉर्मेशन ढूंढ सकूँ कि कैसे पार्टिसिपेट करते हैं कैसे। बट स्टिल देयर बहुत लोग होते हैं जो छोटे शहरों में रहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो सोशल स्टिग्मा भी होता है कि वो कैसे, रिहैबिलिटेशन का भी एक्सेस नहीं होता है। तो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स बस ये मेडल जीतने के बारे में नहीं होता है। स्पोर्ट्स मेरे के लिए तो एक एक्सरसाइज का जरिया भी निकला। जैसे बिकॉज मुझे थ्रो कर चाहिए, तो मैंने एक्सरसाइज करना चालू किया। तो पहले मुझे जैसे ब्रश करने के लिए 20 मिनट लगता था, अभी मैं 5 मिनट में अपना टूथ ब्रश खत्म कर देती हूँ। एक्सरसाइज की वजह से मेरा स्ट्रेंथ और स्टैमिना भी बढ़ा। सो मेरी डे टू डे लाइफ इम्प्रूव हुई है। सो स्पोर्ट्स के काफी फायदे होते हैं, सिर्फ ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ता है। आई एम लकी कि मुझे स्पोर्ट्स खेलने का भी मौका मिला। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी मैं यूज करती हूँ। सो हम लोग थैंकफुली ऐसे टाइम पे रह रहे हैं कि हमारे पास एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी है। मैं अपनी उंगलियों से बटन्स नहीं दबा सकती, और हमारे पास टच स्क्रीन फोन्स हैं। मैं ऑफ कोर्स मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी दैट मैं यूज करती हूँ वो मेरी मोटराइज्ड व्हीलचेयर। तो मैं पुश नहीं कर पाती व्हीलचेयर, पर ये मोटराइज्ड व्हीलचेयर मुझे कहीं भी ले जा सकती है जहाँ मुझे जाना है। मैं घर पे मेरे अलेक्सा स्मार्ट स्पीकर यूज, ये स्मार्ट स्पीकर है कि हम वॉइस कमांड से काफी काम कर सकते हैं, जैसे गाना लगाना या ट्यूबलाइट ऑन ऑफ करना या एसी ऑन ऑफ करना। उसको मैंने अपने घर के स्मार्ट होम बना लिया है। तो ये टेक्नोलॉजी हेल्प्स मी
फील मोर इंडिपेंडेंट। लैपटॉप यूज करने के टाइम में टाइप नहीं कर सकती अपने फिंगर्स से, एक डिक्टेशन सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ। सिमिलरली टीवी का रिमोट भी मैं बटन्स नहीं दबा सकती, तो मैं एक मोबाइल ऐप यूज करती हूँ। सो ऐसे काफी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज है जिससे मुझे मदद पड़ी है। एंड आई थिंक इट इज जो भी पीपल विद डिसेबिलिटीज होते हैं, ये काफी फायदे का हो सकता है। और लास्टली मैं बस अपने ऑफिस का एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि ज्यादातर हमारे हाँ, ज्यादातर हम लोग ऑफिस में पीपल विद डिसेबिलिटीज को काफी बायस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोगों ने कभी देखा नहीं है कि कोई डिसेबल्ड इंसान उनके साथ कैसे काम कर सकता है, कि उनके लेवल काम कर सकता है। तो काफी लोगों को डाउट होता है कि हम हायर करें या ना करें। तो मुझे भी इनिशियली काफी डिफिकल्टी हुई थी अपने डिसेबिलिटी के बाद में, कि लोग ऐसा देखते थे डिसेबिलिटी के पहले और डिसेबिलिटी के बाद, ये काफी एक बड़ा फर्क था। तो ये मुझे जब पता चला तब मैंने, थैंकफुली मैं तो एक कंपनी के साथ थी जिसने मुझे काफी सपोर्ट किया। बट जब मैं अमेज़न ज्वाइन किया दूसरी कंपनी, तो तब मैंने सोचा कि ये एक बड़ी कंपनी है इंडिया में जहाँ हम फर्क कर सकते, मैं फर्क ला सकती हूँ। तो तब मैंने एक पीडब्ल्यूडी अफिनिटी ग्रुप बनाया है, जहाँ पे हम डिसेबिलिटी के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं और सेंसिटाइज करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है, सब टाइप की रिक्वायरमेंट्स होती है। बट अगर हमने सबको उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से दिया, तो वो भी इक्वली परफॉर्म कर सकते हैं अगर हमने। तो ये फोटोग्राफ हमारे एक इवेंट का है। तो आप ये गाड़ी देख रहे हैं पीछे, यहाँ पे हमने एक अमेज़न का एक एको ऑटो करके प्रोडक्ट है जो कार में फिट होता है, तो आप कार में अलेक्सा से बात कर सकते हैं। तो ये एको ऑटो का लॉन्च था। तो ऑफ कोर्स मैं तो गाड़ी में बैठ के ड्राइव करके डेमो नहीं दे सकती, पर फिर भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया। ऑफ कोर्स मैंने हेल्प लिया अपने कलीग्स का जो डेमो करते थे, बट आई वाज स्टिल एबल टू डू इट। मेरे पास करने का तरीका अलग है, बट स्टिल डू थिंग्स। सो ऑफिस का भी काफी सपोर्ट था। एंड आई थिंक एडवोकेटिंग, खुद के बारे में बताना, खुद के बारे में एजुकेट करना इज वेरी हेल्पफुल, जो मुझे हेल्प हुआ है। एंड आई थिंक हर पीपल विद डिसेबिलिटी ने खुद के बारे में शेयर करना चाहिए, ताकि बहुत अवेयरनेस बढ़े और मिसकंसेप्शंस होते हैं लोगों के दिमाग में कि डिसेबल्ड लोग ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये सारे बस्ट हो जाए। थिंक हाँ, दैट्स इट फ्रॉम मी। कोई क्वेश्चंस? थैंक यू मैम, बहुत ही बढ़िया अ, और बहुत ही इंस्पायरिंग आपका वर्क है। मैं बोलता हूँ बाद में, हमारे साथ बाकी साथी है तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। पांसे सर, आपको अगर बात करना है तो अनम्यूट करके बात कीजिए। Hello. Hi Mani. Hi, how are you? Good, good. By the way, what do you do for your diet control? Any special exercise or anything? For diet control, right? हाँ, सो डाइट में मैं काफी मतलब वेट बढ़ना बहुत आसान से हो जाता है। पहले तो मैं कहती थी कि मेरा गले में फ्रैक्चर हुआ था, तो गिटकना भी मुश्किल होता था, तो मेरा इतना वेट लॉस हो गया, तो मैं बड़ी खुश थी। पर जब मुझे खाना आ गया तो मैंने इतना खाया कि मेरा एकदम वेट पर बहुत मेहनत से सो जैसे मैंने जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, आई थिंक वो मेरे ओकेजन टाइम, क्योंकि हम घर पे ही थे और मेरे फादर काफी सपोर्टिव है, वो मेरे जो मुझे चाहिए था डाइट के हिसाब से वो बनाते थे। तो मैंने खुद से ही अपना डाइट सोचा कि लो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हमारे बॉडी में पहले से ही फैट जमा है, तो अगर वेट लॉस करना है तो बॉडी को पहले वो एग्जिस्टिंग फैट यूज करना पड़ेगा। इसलिए लो कार्बोहाइड्रेट, सो दैट बॉडी को जब एनर्जी चाहिए होती है तो अपने बॉडी से ही वो ले। तो लो कैलोरी डाइट, क्वांटिटी ऑफ फूड कम करना, क्योंकि बैठी ही रहती हूँ, मेरा फिजिकल ज्यादा एक्टिविटी होता नहीं है।
सो क्वांटिटी ऑफ फूड कम करना, लो कार्बोहाइड्रेट हाई प्रोटीन, यही डाइट मैंने किया। और ये मैंने सीखा, मतलब जब मैं कोई फूड आइटम देखती हूँ जैसे समोसा, तो मुझे दिखता है कि ये मैदा है, आलू है, इट्स ओनली कार्बोहाइड्रेट। आई कैन इवैल्यूएट फूड को मैं उस नजरिए से देखती हूँ। सो इट्स वेरी क्लियर टू मी। तो पढ़ने से काफी ज्ञान मिलता है, नहीं तो ये तो नहीं करना बहुत मुश्किल होता है अपने कार क्रेविंग्स को। Right, right. Same problem with me. हाँ, Right, right. Mr. Rashmi Kumar has a question. No, I have no other question. Rashmi Kumar has raised a hand. Hmm? रश्मि कुमार, आपने हाथ रेज किया है, आपका क्वेश्चन है? ओके, Gopal Daveji, I think his audio is not connected. Rashmi Kumar. यस सर, यस सर। हाँ, बोलिए गोपाल जी। नहीं, मैंने रेज नहीं किया, जस्ट सुनना ही पसंद कर रहा हूँ, काफी अच्छा लग रहा है। फीलिंग सो मच मोटिवेटिंग फ्रॉम योर चैनल एंड मैडम ऑल्सो। Okay, from where are you? पुणे। Okay, Mr. good. Mani Pankse has sent me our programs list. Wow, good. That's why I'm going to attend this Zoom meeting. Yeah. Thanks, Mani. थैंक यू सर। फाइनेंशियल सॉल्यूशन करके आप अनम्यूट कीजिए। प्लीज अनम्यूट अनम्यूट। Yeah, there's Abhishek Abrol, my sister. She is ओके, वेलकम yeah, सर। yeah, yeah. शेयर your experience with her. Huh? Your experience with her after accident and before accident. Yeah, I have been with her from start, so I'm aware of everything. That's why. सुजाता मैम, अंजना मैम, आपको कुछ पूछना होगा या बात करनी होगी तो अनम्यूट कीजिए। हेलो हाँ, बोलिए। मैम ने काफी अच्छा संक्षिप्त में अपना परिचय दिया है, जो बहुत आसान नहीं होता है कि पहले हम बहुत अच्छे रहते हैं, मतलब सर्वसाधारण और एक्सीडेंट के बाद में खुद को एक्सेप्ट करना और उसी माहौल में खुद को ले जाना बहुत कठिन बात होती है, लेकिन अ, बहुत जल्दी अपने आप को सँभाला है, सिर्फ़ सँभाला ही नहीं, बल्कि अपने करियर को भी आगे ले गए हैं और जो चीज़ वो पहले करते थे, वो भी उन्होंने आज जारी रखी है। अगर ऐसा हर कोई इंसान कर सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब यहाँ हमें मैम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कुछ भी हो जाए, अगर हमने कुछ ठान लिया है, तो हम वो कर सकते हैं, हम वो बन सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू अंजना मैम। सुजाता मैम, अनम्यूट कीजिए। हाँ, बोलिए। आज तुमने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया है मैडम। उनके जो एक्सपीरियंस है, मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि बैंगलोर की भी मेरी एक सहेली थी मालती ओरला करके, वो भी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी प्लेयर हुई है, अर्जुन अवार्ड भी उसने पाया है। मैडम का जो मैंने अभी सुना, ज्यादा नहीं सुनने को आया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा उनका ये है, स्ट्रगल भी बहुत अच्छा किया है उन्होंने। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सुजाता मैम। थैंक पवार सर, आप कुछ बात कर रहे हो? नमस्ते. मी फार कमी म्हणजे आता जस्ट एवढ्यात आलं तेवढ्यात मी पण त्यांचं स्ट्रगल आणि त्यांच्या बाकीच्या गोष्टी खूप चांगल्या आहेत. त्यांचा एक्सपिरियन्स, अनुभव, त्यांच्यामुळं आज जे काही तुम्ही समोर आणलंय त्याच्यामुळे लोकांना इन्स्पायरिंगला चांगलं हे मिळेल. त्यांचं इन्स्पायर घेऊन लोकं आज आणखीन पुढे जाऊन बाकीच्या गोष्टी हे करतील. एवढं नक्कीच आहे. त्यांचा जो हे आहे चांगला हे आहे. अनुभव चांगले आहेत त्यांचे. आज त्यांनी अर्जुन अवॉर्ड पर्यंत जाणं म्हणजे एवढं सोपं काम म्हणजे ज्या पद्धतीने प्रवास असतो, ते काही सगळं आहे. त्यातून एकंदरीत खूप म्हणजे चांगलं हे आहे आणि आपल्या असणाऱ्या दिव्यांगांना त्याचा नक्कीच इन्स्पिरेशन होईल आणि त्यातून एवढी नक्की आशा आहे त्यांच्यात. थैंक यू वेरी मच सर। मैम, उन्होंने कहा कि आपका बहुत ही इंस्पायरिंग वर्क है मराठी में। ये पवार सर है, ये जो डिसेबल लोगों का मला या- मराठी येतं. ओके, नागपूरचं हो ना. अच्छा। अरे वाह, खूप अच्छा। एक बोलायचंय, मॅडमने हे एक वाक्य खूप छान सांगितलं, की आपण जिथे बाहेर जातो, म्हणजे जायला पाहिजे आपण बाहेर, तेव्हाच लोकांना कळेल, की आपल्यासारखे लोकं सुद्धा बाहेर पडतात आणि त्यांना काय अडचणी येतात. आणि जिथे-जिथे आपण जातो ते पण शेअर करायला पाहिजे. पण खरं तर काय होतं, जे दिव्यांग असतात ना, ते शक्यतो बाहेर आणि निघाले, तर कोणाची नजर पडू नये किंवा कोणी आपल्याला बघू नये म्हणून असं जास्त ते स्वतःला बाहेर शेअर पण करत नाहीत किंवा फोटोज वगैरे पण शेअर करत नाहीत. पण ही एक गोष्ट त्यांनी आहे, की आपण कुठेही गेल्याच्या नंतर काही गोष्टी शेअर करायलाच पाहिजेत. तेव्हाच तर लोकांना समजेल ना. हे अगदी बरोबर आहे. थैंक यू अंजना मैम। मृण्मय मैम, मेरे 2-3 सवाल है। सबसे पहले तो जैसे आपकी सारी स्टोरी देखकर ऐसे लगा कि इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग। फिर भी आपके लाइफ में जैसे बिफोर एक्सीडेंट एंड आफ्टर एक्सीडेंट देर आर सम मोमेंट्स विच आर वेरी हैप्पी मोमेंट्स और बैड मोमेंट्स। तो उसके बारे में कि जो ऐसा मोमेंट है कि जिससे आपको बहुत दर्द हुआ होगा या फिर बहुत खुशी हुई होगी बिफोर एक्सीडेंट एंड आफ्टर एक्सीडेंट, उसके बारे में जरूर शेयर कीजिएगा। श्योर। सो आफ्टर एक्सीडेंट मुझे याद है, जब पहले तो 2 महीने मैं नागपुर के हॉस्पिटल में थी, बेड पे रहती थी। तो वहां पे नागपुर में तो किसी को अवेयरनेस नहीं था कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद क्या कर सकते हैं। सो बट जब मैं दिल्ली गई रिहैब सेंटर में, तब उन्होंने मुझे व्हीलचेयर पे बैठने लगाया काफी देर तक, और इतनी अलग अलग एक्सरसाइज होती थी, तो मेरे लिए भी नया था। और उस टाइम मेरे शोल्डर इतने दुखते थे, मतलब मैं इतना रोई नहीं हूँ कि मतलब कि अच्छा अभी मैं 90%। हाँ, इसके दुख से मैं इतना नहीं रोई हूँ कि जितना फिजिकल बॉडी पेन के वजह से रोई हूँ कि क्या, क्योंकि एकदम नया जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है ना, कि कैसे बैठना, मतलब ये सिंपल एक्सरसाइज बैठना ही एक बहुत बड़ा काम रखता था। सो ये उस टाइम काफी मुझे टैक्सिंग लगता था कि कैसे होगा। तो जैसे उस टाइम मेरे अंकल भी रहते थे मेरे साथ साथ में। सो ये काफी मुझे सुन इनिशियल 1-2 सालों में मेरे फैमिली का काफी सपोर्ट था। जैसे अगर मुझे ऑफिस की मीटिंग में जाना होता था, तो मेरा कजिन मेरे साथ क्योंकि उसी को पता था कि मुझे, जैसे अगर मुझे स्पैस्टिसिटी आ गई, मेरा पैर अगर टाइट हो गया तो क्या करना। तो ऐसे काफी छोटी मोटी चीज फैमिली को पता होती है, तो मैं ट्रस्ट नहीं कर पाती थी किसी और को कि दूसरे को कैसे एक्सटर्नल हेल्पर को कैसे करेंगे करके। तो आई थिंक फैमिली का हेल्प काफी था। मुझे काफी डाउट आता था। जैसे एक इंस्टेंस ये है कि एक्सीडेंट के बाद ऑलमोस्ट 3 साल हो गए थे, मुझे अपने बॉस से अपने प्रमोशन की बात करनी थी, पर फिर मुझे ऐसे लगता था कि क्या मैं इतना काम करती हूँ कि
डिजर्व करती हूँ प्रमोशन, डू आई डिजर्व दिस, मतलब मुझे काफी डाउट था अपने ऊपर। पर फिर मैंने ध्यान किया कि मेरे डिसेबिलिटी के कारण तो काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, जो हम पहले करते थे वो पूरा कर रही हूँ मैं। तो ये मुझे मैंने अपने दीवार डेस्क के सामने एक पोस्टिट लगा दिया कि इफ यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ नोबडी एल्स विल। और तो मैंने ऑलमोस्ट लाइक 3 महीने मैंने किया होगा वो प्रमोशन कॉन्वर्सेशन के लिए कि मैं बॉस को क्या क्या बताऊंगी, ये किया वो किया वगैरह वगैरह वगैरह। बट जब मैंने उससे फोन पे बात की, में मेरे बॉस ने कहा कि ऑफ कोर्स यू डिजर्व इट। तो वो मेरे लिए काफी एक अचीवमेंट, मतलब वो मैं काफी खुश हुई उस टाइम पे कि पूरा थे वो सब मेरे माइंड में ही थे। बट दूसरे लोग ऐसा नहीं सोचते अपने बारे में। तो ये मेरे लिए काफी लर्निंग भी था और खुशी का टाइम भी था। डिसेबिलिटी के कारण मुझे कोई मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ मेरे करियर में। तो ये मुझे काफी खुशी होती। और अभी भी मुझे, जैसे मैं ब्लॉग लिखती हूँ, मैंने mrintmay.com बताया आपको, मैं इसमें मैं बारे में लिखती हूँ, पर ऑल्सो मैं लिखती हूँ कि आप स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ मेरे जो एक्सपीरियंसेस है, समथिंग एज सिंपल एज कि ट्रैवल करते टाइम पे क्या क्या ध्यान दें, कि हमें बॉबल और ब्लैडर भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या क्या करना चाहिए। तो ये सब भी मैंने लिखा है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या है ये भी मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखा है। मेरे दूसरे जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, तो जब वो देखते हैं ये ब्लॉग, देन दे फील कि हाँ हम अकेले नहीं हैं। तो ये भी मेरे लिए काफी खुशी का टाइम होता है जब लोग, हाँ जो तूने लिखा है कि वो वैसा एग्जैक्टली मेरा भी सेम एक्सपीरियंस हुआ है, तो उस टाइम में मुझे काफी खुशी होती है कि एटलीस्ट मैं मेरे जैसे लोगों के कनेक्ट कर पाती हूँ। बिकॉज अगर मैं कुछ कर पाई हूँ अपने इंजरी के बावजूद, तो ये इसीलिए क्योंकि मैंने मेरे जैसे और लोगों को देखा। जब मैं रिहैब में गई थी तो मैं देखती थी कि एक लड़की को क्वाड्रिप्लीजिया है, पर फिर भी वो कॉलेज जा रही है या अपना मूवीज देखने जा रही है वगैरह वगैरह। तो जब अगर मैं उनको नहीं देखती तो मुझे आइडिया नहीं आता कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो मेरा कोशिश यही है कि मैं भी एग्जांपल्स दूं कि मैं ये कर रही हूँ, और लोगों को भी पता चले कि आप क्या क्या कर सकते हो डिस्पाइट 90% डिसेबिलिटी। इट्स वेरी गुड। और एक बात की जैसे आपने कहा कि आपने तो हर स्टेज पर स्ट्रगल किया है और मतलब आफ्टर एक्सीडेंट भी खुद को स्टैंड किया है एज इन करियर एंड योर लाइफ, और जो आपका हॉबी है उसमें भी आप पीछे नहीं हो। फिर भी ये सारा करने के लिए जैसे एक स्पार्क रहता है ना टू डू दिस, तो व्हाट इज दैट स्पार्क? स्पार्क सर, मैंने जैसे बोला कि मैं खुद से ही मोटिवेट होती हूँ। मेरे हाथ पे मैंने एक टैटू भी लिखा है, इस पे लिखा है इफ यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ नोबडी एल्स विल। तो सेल्फ बिलीफ के अलावा है फैमिली का सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंसान के लिए। सो आई थिंक दैट स्ट्रेंथ हैज बीन वन गाइडिंग फेज कि फैमिली है साथ में तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वेरी गुड। और तीसरी बात और एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि बाकी पीपल विद डिसेबिलिटीज को, कि उन्होंने पढ़ाई करनी चाहिए, एजुकेशन का चाहिए अगर मतलब डिसेबिलिटी बीच में हो गई तो, बिकॉज एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट। तभी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो, और जब आप फाइनेंशियल होते हो तब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आप कुछ कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है कि आप पढ़ाई करो और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, या तो खुद से काम करो या जॉब करो। एंड और एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे हेल्थ के बारे में आपको मतलब हॉबीज में जब जाते हो, तो आपने कहा कि पहले तो आपके कजिन या फिर फैमिली मेंबर्स थे, लेकिन हाउ यू मैनेज नाउ कि अभी हाँ, भी आपके साथ कोई आता है क्या? आप अकेले मैनेज कर सकते हैं? सो अभी जैसे मैं रोज ऑफिस जाती हूँ,
तो अमेजोन बिल्डिंग में तो कोई ऐसे जो एम्प्लॉय नहीं है वो ऐसे हैंग आउट नहीं कर सकता। तो पहले के एक हफ्ता जब मैंने जस्ट ज्वाइन किया था अमेजोन, तो पहले एक हफ्ता मेरी हेल्पर आती थी मेरे साथ, बट उसके बाद में हमने इसने अरेंजमेंट्स किया, जैसे कि वहाँ पे लेडी सिक्योरिटी गार्ड होती है मेरे फ्लोर पे। जब मैं सुबह जाती हूँ तो वो मेरा लैपटॉप के सेटअप कर देती है, और मतलब मेरा बॉटल रख देती है साइड में, लैपटॉप सेटअप कर देती है, और एंड ऑफ द डे मुझे बस उसको बुलाना होता ताकि वो लैपटॉप वापस दे। तो ये मेरा ऑफिस सेटअप है। दिन भर में जैसे मुझे हेल्प लगती है किसी चीज की, जैसे कि लंच टाइम पे है, जैसे मेरा लंच बॉक्स खोल के बस मेरे गोद में रखना होता है, तो ये मैं अपने कलीग्स को बोलती हूँ। तो शुरू में मुझे awkward लगता था कि मैं अपने कलीग से कैसे मदद मांगू, बट अभी आदत हो गई है सबको। जैसे मुझे हर रोज 1 बजे और 5 बजे दवाई लगती है, तो मेरे लेफ्ट राइट के कलीग्स को आदत हो गई कि उतने बजे में मैं उनको बोलती हूँ कि बैग में से दवाई निकाल। तो ये बहुत कॉमन हो गया है, मतलब हेल्प लेना, कि मुझे भी अभी इतना ऑब्वियस नहीं फील होता कि, या इतना पूरा ग्रैटिट्यूड नहीं हमेशा फील होता वो मैं दिन भर हेल्प मांगते रहती हूँ। इट्स बिकम अ सेकेंड नेचर। जैसे अगर अपने फैमिली में भी अगर कोई पर्सन में डिसेबिलिटी होता है तो हम कैसे एडजस्ट कर लेते हैं ना, हम ऐसा हो जाता है कि हम डिसेबिलिटी जो इंसान है उसके हिसाब से चले। वैसे ही हमारे ऑफिस में भी वैसा माइंडसेट बन गया है। अगर हमें कभी लंच भी जाना होता है तो अभी उनके लिए ऑब्वियस हो गया है कि वो लोग पहले चेक करें कि वो रेस्टोरेंट में रैंप है या नहीं है। तो ऐसे अभी उनको भी आदत हो गई है, बट मैं अपने कलीग्स का काफी हेल्प लेती हूँ। And other one question now, when you shifted from your old company to now in Amazon, how it's experience after this disability? सो काफी, जैसे कलीग्स के साथ कि मैं क्या कर सकती हूँ या क्या नहीं कर सकती हूँ, लाइक कि लोग कंफर्टेबल हो जाए कि यस शी कैन डू इट। uh, as your job is of traveling, तो बहुत लोग in office आपको कहते होंगे कि you can switch your position from traveling to in at office work, तो ऐसे भी आपको कुछ उनसे बातें होती होगी, तो उस at that time how you feel? जब लोग के लिमिटिंग ऐसे थॉट्स होते हैं ना कि इसने तो यही करना चाहिए या वो ही करना चाहिए, तो उस टाइम मुझे काफी बुरा लगता है कि बिकॉज मैं डिसेबल्ड हूँ तो क्या आई कैन डू थिंग्स। तो ये उस टाइम मुझे काफी बुरा लगता है। घर पे आके मैं रो भी लेती हूँ अगर किसी चीज का बुरा लगा तो, बट एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू कीप प्रूविंग आवरसेल्व्स। डिसेबिलिटी का यही है, वी हैव टू कीप प्रूविंग आवरसेल्व्स कि हम ये, बिकॉज अभी हम, जैसे मेरे बिल्डिंग में मेरे ऑफिस बिल्डिंग में मैं अकेली हूँ जो व्हील चेयर पे है। अभी 5 साल बाद शायद 5 लोग आए, पर उन 5 लोगों के लिए आसान हो जाएगा क्योंकि तब तक इन्होंने, बाकी के कलीग ने मुझे देखा है व्हील चेयर। तो इनिशियली तो सबको है, तो अभी वही स्टेज पे है मेरा भी, कि बहुत सारे लोगों के लिए मैं फर्स्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी हूँ जिनके साथ वो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस ही है। सो यू हैव टू फाइट एवरी डे। जो कंसेप्ट लोगों के थॉट्स होते हैं उनसे फाइट करना पड़ता है। ओके, एंड जैसे आपने कहा कि एट द टाइम ऑफ योर प्रमोशन, सो एट एवरी टाइम ऑफ प्रमोशन देर इज कैसे होता है ना कि बहुत लोग सोचते जो अच्छे हैं कि यू कैन डिजर्व इट, तो उस वक्त आपको तो हर वक्त फाइट करना ही है, तो एट दैट टाइम कलीग और आपके साथ के रिलेशन कैसे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे मिलना चाहिए बट यू डिजर्व इट क्योंकि आपने अच्छा काम किया है, और अगर किसी को दे दिया तो ऐसे कभी हुआ है क्या? अगर हुआ है तो आपका फीलिंग कैसे था ऐसे?
अगर किसी और को मिलता है, ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मुझसे कम एक्सपीरियंस वालों को पहले प्रमोशन मिला है, तो बुरा तो लगता ही है, बट ऐसी सिचुएशन है कि हम लोग भी कुछ कर टाइम, राइट। उनके मैनेजर सपोर्टिव थे तो उनको प्रमोशन मिल गया, हमारे मैनेजर सपोर्टिव नहीं थे तो नहीं मिला। सो इट इज अ फाइट। ओके। और एक सवाल कि जैसे आपका ट्रैवलिंग का जॉब है, व्हेन यू गो अब्रॉड फॉर ऑफिस वर्क, देन हाउ मैनेज देयर? आपके साथ कोई हेल्पर रहता है क्या? ऑफिस के कलीग आपको सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं उस टाइम डेफिनेटली अपने हेल्पर के साथ ट्रैवल करती हूँ। ये मैंने ऑफिस में क्लियर बता दिया था कि व्हेन आई एम ट्रैवलिंग तब मुझे 2 हेल्पर्स तो लगते ही है, बिकॉज मुझे बेड से उठाने के लिए 2 लोग लगते हैं। तो जैसे सुबह जब नहाने का तैयारी होती है तो उस टाइम तो 2 लोग लगते ही हैं। तो इसलिए मेरा मतलब एक्सपेक्टेशंस कर दिए थे कि मुझे 2 हेल्पर्स के साथ ट्रैवल करना ही है। तो ऑफिस पेज फॉर दैट ट्रैवल एंड होटल एंड अदर एक्सपेंसेस व्हेन वी आर ट्रैवलिंग। मैं अब्रॉड होती हूँ, जब मैं ऑफिस में जाती हूँ तब भी मैं अपने पर्सनल हेल्पर को ले जाती हूँ, बिकॉज इंडिया ऑफिस में तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड वगैरह अरेंज कर दिए है। दूसरे कंट्रीज में ऐसा नहीं है। मतलब इंडिया में हमारा इतना मैन पावर होता है ना, दूसरे कंट्रीज में इतना नहीं होता है। हमारे वहां पे इतने गार्ड जो तुमको डेडिकेटेडली तुमको हेल्प कर सके, तो इसलिए मैंने मेरी पर्सनल हेल्पर को मैं ऑफिस में रखती हूँ, क्योंकि वो ज्यादा दिन नहीं होता है, 1 हफ्ता या 10 दिन के लिए ट्रैवल होता है, तो आई ट्रैवल विथ माई पर्सनल हेल्पर, क्योंकि वो मुझे इंडिपेंडेंट फील करता है। ओके। जैसे मैम आपने आपके फैमिली के बारे में कहा कि यूर फैमिली, पेरेंट्स एंड ब्रदर सिस्टर आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वैसे व्हाट अबाउट रिलेटिव्स? क्योंकि पहले तो आपको उन्होंने अच्छा देखा है इन गुड कंडीशन, बट आफ्टर एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी, हाउ दे लुक एट यू एंड हाउ दे बिहेव विथ यू? सो आई थिंक रिलेटिव ऐसे ही होता है कि बहुत शुरुआत में पिटी करते हैं कि अरे ये क्या हो गया, बट व्हेन दे ये सक्सीड है, इसका ये ऑफिस भी जाती है, ट्रैवल भी करती है, तो उनका नजरिया बदल जाता है। सो जो आप करते हो कि वही आपका सच है, जो ही वही लोगों को दिखता है और फिर लोग वही मानते हैं, वो तुम पे ओके। एंड वन क्वेश्चन, जो आपने आपके इसमें कहा कि पीडब्ल्यूडी एफिनिटी ग्रुप आपने अमेजोन में शुरू किया, तो उसके बारे में थोड़ा कहिएगा कि वो ग्रुप क्या करता है और उसका मोटो क्या है, क्यों शुरू किया आपने, और उससे कितने लोगों को मदद हुई है, इसके बारे में। हाँ, सो अफिनिटी ग्रुप जो है वो एम्प्लॉय वॉलंटियर लेड ग्रुप है, पीपल विद डिसेबिलिटीज और उनके एलाइज, यानी ऐसे लोग जो कंपनी में सपोर्ट करना चाहते हैं पीपल विद डिसेबिलिटीज को। और तो इट्स अ मिक्स ऑफ पीपल। एंड हमारा ऑब्जेक्टिव 2 चीज है। 1, अमेजोन को एक इंक्लूसिव करना, अमेजोन में पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए या क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, इसको इन्फ्लुएंस करना। सबको बहुत मिसकंसेप्शंस होते हैं डिसेबिलिटीज के बारे में, तो इसके बारे में सेंसिटाइजेशन करना। सो हम लोग ऑलमोस्ट एवरी क्वार्टर हम लोग इवेंट करते हैं जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज को बुलाते हैं। जैसे आपने आज रखा है सेशन, तो वैसे हम भी इंटरनल ऑफिस में इंटरनल सेशंस करते हैं। जैसे को सेरेब्रल पॉल्सी है, वो क्लियर बोल भी नहीं पाता है, बट वो एक सीनियर पोजीशन पे है अमेजोन के ऑपरेशंस टीम में। तो अमेजोन क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है ना, एक लड़का वहां पे एक कोने में है या मैं एक WTC बिल्डिंग में काम करती हूँ, पर बिकॉज हम ऑनलाइन इवेंट्स करते हैं तो इंडिया के कोने कोने में लोग हमें देख, और वैसे काफी अमेजोन हायर करता है पीपल विद डिसेबिलिटीज को। फुलफिलमेंट सेंटर्स में जो डेफ है वो लोग काम करते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस ब्लाइंड है, मोबिलिटी है,
और काफी अलग अलग टाइप के डिसेबिलिटीज के लोग काम करते हैं, बहुत अलग अलग ऑफिसेस में स्प्रेड अक्रॉस है। तो उन सबको एक साथ लाना, उनकी एक्टिविटीज करना, तो ये सब करता है वो अफिनिटी ग्रुप। देयर इज अ क्वेश्चन इन चैट बॉक्स, डाइट प्लान के बारे में फिर से एक बार बोलिए। आई थिंक ये मनी ने ही लिखा है, या तो मैंने तो अभी उससे उनसे बात भी की थी ना। एक और टिप है, बिकॉज हमारा मेटाबॉलिज्म लो होता है, तो आई ऑल्सो टेक समथिंग कॉल्ड सब्जा सीड्स, जो मैं पानी में डाल के रोज सुबह को लेती हूँ। उससे हाई फाइबर, बहुत हाई फाइबर होता है, तो उससे स्टूल तुम्हारा वॉल्यूम हो जाता है, सो मोशन करने में आसानी होती है। सो दैट्स समथिंग एडिशनल दैट आई वांट टू शेयर, कि फाइबर इज वेरी इसेंशियल फॉर योर बॉडी। आपने बोला था, मॅडम जी नमस्ते, गोपाल बात कर रहा हूँ. तुम्ही म्हणजे सांगितलं होतं मध्ये की साधारण कार्बोहायड्रेट्स आणि प्रोटीन्स मध्ये तुम्ही प्रोटीन आहे. तर साधारण त्याचं प्रोपोर्शन कसं ठेवावं लागतं? कारण डिसेबिलिटीच्या माणसाला डिसेबिलिटी सांभाळताना डाएट जर का वाढलं ते एक आणखीन दुसरीच डिसेबिलिटीच्या मध्ये गेन फील करतो. तर त्यासाठी डाएट फार महत्वाचं वाटतं मला. तर साधारण त्या संदर्भात आपल्याला थोडंसं डिटेलिंग सांगितलं तर बरं पडेल. हाँ, तो इतना मैकेनिकल कैलकुलेशन नहीं करती हूँ मैं, ये ओके. एकदम हाई एथलीट्स करते होंगे। पर जैसे कार्बोहाइड्रेट्स कहा, तो चपातीज इज जस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। सो इफ आई एम, तो अगर मैं जैसे मैं एग ऑमलेट खा रही हूँ, सो आई डोंट ईट ब्रेड, क्योंकि ब्रेड तो सिर्फ मैदा ही होता है, और मैदा इज जस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो पेट में बैठ जाता है। सो ऐसी चीजें अवॉइड करती हूँ, आई एम ईटिंग ओनली ऑमलेट। फिर लंच पे मैं अभी फिलहाल में रागी रोटी या वेजिटेबल्स के साथ, तो बट आई डोंट ईट रेगुलर रोटी, रेगुलर यानी ज्वार, रेगुलर चपातीस बेसिकली। सो आई सिलेक्ट items accordingly, but I think one thumb rule is quantity of food has to be less. तुम जो क्वांटिटी फूड खाते हो वो कम, तो ही वेट लॉस होता है या वेट मेंटेन होता है। जितनी भूख लगी है, अब जब खाना खाते हैं तो 80% पेट भर गया तभी खाना बंद कर देना चाहिए, तो ही वेट लॉस होता है या वेट मेंटेन होता है। ये एक थंब रूल है, इतना साइंटिफिक मैं नहीं जाती हूँ। जैसे शाम को मैं सैलेड खाती हूँ, पर लोग कहते हैं कि सैलेड में ड्रेसिंग नहीं डालना चाहिए, उसमें भी कैलोरीज होते हैं, पर मैं डालती हूँ सैलेड में ड्रेसिंग। रेगुलर सैलेड को स्पेशल खाना नहीं खाती हूँ, सो रेगुलर ही खाती हूँ। बट या आई ट्राई टू अवॉइड रेगुलर रोटी, वेजिटेबल्स लाइक आलू वगैरह। ओके, थँक यू मॅम. Ma'am, one last question about your spiritual energy and meditation. इसके लिए आप Sorry क्या to करते हो? disappoint you, but I don't do meditation. Okay. And what about spiritual energy? Maybe prayers or holy books, etc. Yeah, no, I don't. मैं नहीं मानती भगवान में, बस if I only because my mother is a believer, otherwise मैं नहीं मानते। I Okay. think तुमको खुद पे ही विश्वास होना चाहिए, उसी की हेल्प करता है, या यूनिवर्स उसी की हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करता है। सो मैं Yes. इतना विश्वास नहीं रखती यार। Okay, okay. Yes. अनीता मैम, आपको कुछ बात करनी होगी तो अनम्यूट कीजिएगा, या फिर हम समाप्त के लिए जाते हैं। मनी सर, आपको कुछ बात करना है? और अनीता, नमस्ते मैम। हाँ बोलिए मैम। नमस्ते। मैंने
मैम को अभी अभी ज्वाइन किया, मैंने सुना नहीं, लेकिन जितना सुना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम ने जो बताया कि अमेजोन में मैम काम करते हो, और उनके जो थॉट्स है मुझे बहुत अच्छे लगे जो मैम ने बताए। मुझे मैम को एक ही क्वेश्चन पूछना था कि जो अमेजोन पे मैम काम करते तो वर्क स्ट्रक्चर मैम का कैसा रहता है? मेरा कोई स्पेशल नहीं है, रेगुलर है। मैं सुबह 9 बजे काम करती हूँ और तक काम चलता है, तब तक चलता है। मुझे कोई ऐसे स्पेसिफिक आवर ऐसा नहीं रहता है हमारा। जिस जिस रोल में मैं हूँ, मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में हूँ, तो हमारा मेजरमेंट होता है जो हमने डिसाइड किया है एक्टिविटीज वो होना चाहिए कि नहीं। सो और मेरा रोल ऐसे ही है पब्लिक रिलेशंस का। मुझे काफी बार डिसाइड करना पड़ता है कि मैं क्या करूंगी। जैसे अभी जिस जनवरी में मैंने अपना एनुअल प्लान बनाया, तो मैं ही डिसाइड करती हूँ कि इस साल में क्या क्या करने वाली हूँ, रिसोर्सेस चाहिए, और उसके हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर में काम करती हूँ। तो ये वर्क प्रोफाइल के ऊपर है। कस्टमर सर्विस के अलग होते हैं, उनको एक टाइम पे लॉग इन होना पड़ता है, एक टाइम पे लॉग ऑफ होना पड़ता है, और इतने तो भी कॉल्स अटेंड करने पड़ते हैं। पर मेरा वर्क प्रोफाइल अलग है, पब्लिक रिलेशंस। तो मतलब मेरे तो रेगुलर है, जो जो कोई भी है आम इंसान का वर्किंग आवर्स होता है, वैसा है मेरा। एक्सपेक्टेशंस भी वैसे ही है। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन कि मैम ने ग्रुप के बारे में बताए, तो आपने बताया कि खाली अमेजोन के ग्रुप आपके रहते, अमेजोन के बाहर बाहर से जो जनरल इससे भी डिसेबल रहते हैं क्या, इंक्लूड उस ग्रुप में आपके? नहीं, ग्रुप तो अमेजोन के लिए है, पर जैसे बाकी भी और काफी ग्रुप्स का मैं पार्ट हूँ। जैसे द स्पाइनल फाउंडेशन, मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, तो मैं ऐसे काफी ग्रुप्स के पे इंडिया भर के स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पीपल होते हैं, तो हम वहाँ पे हर चीज डिस्कशन करते हैं, फ्रॉम ब्लैडर टू बॉवल मूवमेंट, उसी बात पे बात कर सकते हैं। तो मैं ऐसे अलग अलग ग्रुप्स का पार्ट हूँ, पर ये ग्रुप अमेजोन का ग्रुप सिर्फ अमेजोन एम्प्लॉयज के लिए है। ओके ओके, थैंक यू। बहुत थैंक अच्छा लगा आपको सुन के। थैंक यू अनीता मैम। आज सच में मृण्मय मैम आपसे हम 3 बातें सीखे। एक तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात कि स्ट्रगलिंग जारी रखना है, उसमें रुकना नहीं है। और दूसरी बात कि आपका प्लान क्लियर होना चाहिए, तभी आपको दिशाएं मिलती है, डायरेक्शंस मिलता है। और थर्ड थिंग जो आपसे सीखे कि आपने जो भी है कि खुद भी एक्सेसिबिलिटी के लिए लोगों को दिखाने के लिए खुद ट्रैवल करते हो, और उसके लिए कितना भी समय लगे या फिर कितना भी तकलीफ हो तो आप करते ही हो। तो ये बात आपसे सीखने में, और ऐसे जितने ज्यादा लोग एक्सेसिबिलिटी के लिए बाहर रास्ते पर आएंगे तो उतना ज्यादा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बन सकता है। तो ये भी दिशा आपने दी, तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे ये बातें सुनकर। आपसे हम सब इंस्पायर्ड हो गए। तो सच में मैम आपने जो आपका कीमती समय हमारे एनजीओ के लिए दिया, तो मैं एनजीओ के सारे डायरेक्टर के तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हम जब भी आपकी मदद लगेगी हम आपसे जरूर कम्युनिकेट करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू। लास्ट में एक छोटा सा मैसेज सबके लिए कि सारे डिसेबल लोग इससे प्रेरणा ले सके इसके बारे में, और अच्छे लोग भी, जैसे आपने कहा कि एक्सेसिबिलिटी इज इम्पोर्टेंट, तो उसके लिए लोगों को क्या मैसेज देना है वो भी आप बात करें। बोलिए गोपाल जी। नहीं नहीं, गलती से हुआ था वो। ओके ओके, ठीक है ठीक है। मेरा लास्ट मैसेज यही है कि बी लिमिटलेस, डिफिकल्ट गोल्स बनाओ अपने लिए, कि इजी गोल्स तो ये तुम अपने लिए भी इनजस्टिस करोगे। मेक डिफिकल्ट गोल्स, ताकि तुम्हें भी मेहनत लगे अचीव करने में। और ये एक बात सीख ली है कि एज अ डिसेबल्ड पर्सन
तुम कोई चीज अकेले करना बहुत मुश्किल होता है, सो तुमको डेफिनेटली अपने लोग को साथ में लेके चलना पड़ता है। तो कभी तो मेरे फैमिली और हेल्पर होती है साथ में, पर काफी बार कोई भी नहीं होता है साथ में, तो मैं स्ट्रेंजर्स से भी हेल्प मांगने में हिचकिचाती नहीं हूँ। सो मतलब इसमें कोई बुरा लगने की कोई जरूरत है नहीं कि हम दूसरों से कैसे हेल्प मांगेंगे। सो मेक डिफिकल्ट गोल्स, और अपने लिए सोच ऊंची रखो कि मुझे काफी बड़ा बनना है या आगे जाना है। तो ऐसे गोल्स बनाओ आप अपने लिए, ताकि आप तो मेहनत करोगे ही, पर आपके आजू बाजू के लोग भी आपको वो गोल अचीव करने में हेल्प कर सकेंगे। अगर आपके गोल्स उनको पता है तो वो भी आपको help कर सकते हैं अचीव करने में। सो छुपाओ मत अपने आप को, बी आउट देयर एंड शेयर योर लाइफ। थैंक यू सो मच मैम। आपको देखकर मुझे मराठी में जो संत रामदास स्वामी है उनका एक मराठी में कोट है, जे जे अनुकूल ते करावे तत्काळ। म्हणजे यानी कि जो भी आपके लिए पॉसिबल है, इजी है, वो करना है, ये आपने बता दिया आपके लाइफ में। और सच में एक बार मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने वक्त दिया और आपको वायरल इन्फेक्शन टेम्परेचर होने के बाद भी आपने पूरा समय दिया। तो इसलिए मैं एक बार फिर से हमारे एनजीओ के तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम हर वेबिनार को विथ प्रेयर समापन करते हैं। एक छोटा सा प्रेयर लेकर हम रुकते हैं। थैंक यू। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। प्रणाम सभी को, धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले मंडे को। और सभी पार्टिसिपेंट, और फिर से एक बार मैं मृण्मय मैम को थैंक्स कहना चाहूंगा कि आपने इतना कीमती समय दिया। और हम ये एक्टिविटी जारी रखेंगे अगले मंडे को। थैंक यू वेरी मच। हम Thank you. मीटिंग अभी रोक